हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025-26 में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस मॉडल पेपर से बहुत सारी सहायताएं ज़रूर मिलेंगी। तो आशा करेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो आज हम आपको केवल और केवल सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर दिखाएंगे, प्रश्नों को बताएंगे। इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर के साथ यानी आंसर के साथ वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज आप सभी लोग यह वीडियो देखिए, आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन सभी प्रश्नों में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा है। फिर हम कल की वीडियो में इन सभी का उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 2025-26 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर। आपको देखना है तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले लिखा रहेगा समय, तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपके सामने 100 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको एक नोट लिख कर दिया रहता है, यानी टिप्पणी रहती है, आपको ध्यान से पढ़ना होता है। लिखा रहता है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट में आप 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़िएगा। प्रश्न पत्र को पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, 15 नहीं, लेकिन जो निर्देश है उसको आप आराम से पढ़िएगा। दूसरा निर्देश लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि इसमें 2 खंड हैं और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यह आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं खंड का क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है खंड का 5x1 का मतलब है कि इस खंड में 5 प्रश्न होंगे और सभी 1-1 नंबर के होंगे। इस प्रकार से खंड का में और प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। प्रश्न नंबर 1 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक नहीं हैं। आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां और श्रीधर पाठक। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा आप उसको लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपको ऐसे भी सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं इसका उत्तर होगा श्रीधर पाठक। यही भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक नहीं है, बाकी ये तीनों भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक हैं। दूसरा है खा, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो आनंद मठ है, गबन है, परीक्षा गुरु है या तितली है। इनमें से आप जब सही ऑप्शन का टिक लगाएंगे, सही ऑप्शन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। उसके पश्चात गा आता है। गा में कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन कौन हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, मोहन राकेश हैं और विष्णु प्रभाकर हैं। आज हम आपको केवल पेपर दिखा रहे हैं, इनमें से आप देखिए आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, जिससे आपको ये ज़्यादा हो जाएगा कभी तक हमने नवंबर बीतने वाला है, नवंबर तक हमने कितनी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप लिखें, इसका भी आप सही उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। फिर आते हैं घा पर। घा कह रहा है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं या प्रेमचंद हैं। इसका भी आप उत्तर अपने मन में या कहीं कॉपी में लिख कर रखिए, बाद में आप मैचिंग करिए कितना हमारा सही था। अंगा वाला है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था। क्या? हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, प्रथा और सरस्वती पत्रिका। इनमें से जो आपका सही होगा आप अपने मन में विकल्पों का चयन करके रखे रहें, बाद में आप इसको मिलाइएगा जब हम कल वीडियो में पूरा हल करते हुए आपको बताएंगे तब। आज आप केवल प्रश्न देखिए, उसका ऑप्शन देखिए। अगर आपको आ रहा हो तो आप देखिए हमारा 1 नंबर बन गया, नहीं आ रहा हो तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, कल के वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 2 स्टार्ट होता है। यहाँ से भी 5x1 का मतलब इसमें भी आपको 5 खंड होंगे, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से इस खंड में भी आपको 5 नंबर मिलेगी। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का पहला है प्रयोगवाद की विशेषता क्या है।
प्रकृति वर्णन है, अतिशय भावुकता है, नवीनता के प्रति आग्रह है, विद्रोह व क्रांति है। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? अगला प्रश्न है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से ग वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन है, त्रिलोचन है, नेमीचंद जैन है और केदारनाथ अग्रवाल है। अगला है मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। वैसे प्रश्न तो बहुत सरल है लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लें अपने मन से, भी मेरे उत्तर बताए बिना, तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी अच्छी है। नहीं कर पाएंगे तो टेंशन नहीं कर सकता नहीं है, कल की वीडियो में इन सभी का हम उत्तर भी लेकर आएंगे। अंगा वाला प्रश्न है कि महाप्राण के नाम से कौन कवि विख्यात है? आपके सामने ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सोहनलाल द्विवेदी। इस प्रकार से आपने देखा प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर 2 में कुल मिलाकर के कितने प्रश्न आए? 10 प्रश्न, और सब कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के। इस प्रकार से आपका 10 नंबर आता है। कहाँ से? ये आपका गद्य और पद्य का जो साहित्य इतिहास है वहाँ से प्रश्न आए हैं, साहित्य इतिहास से प्रश्न उठे हैं। इसका मतलब प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर 2 में 10 प्रश्न हैं और 10 1 नंबर के हैं, तो हमको 10 नंबर अपना कब्जा करना है। अब कब्जा करने का मतलब है कि आप अच्छे से तैयार कीजिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को, तब आप 10 में से 10 हल कर लेंगे। अब आता है प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 5 × 2 = 10, यानी कि 5 × 2 = 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 3 जो आपका है वह भी 10 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आपके सामने जो 5 प्रश्न दिए हैं, ये 5 प्रश्न यही हैं। इन 5 प्रश्न को आपको इसका उत्तर लिखना है। ये 5 आपके सामने प्रश्न हैं और इसके ऊपर ही आपका गद्यांश है। गद्यांश पढ़ें और उत्तर दें। गद्यांश आपका है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो अधिक बूढ़ी है और उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ये एक छोटा सा आपके सामने गद्यांश है। अब यहाँ से 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आप कब लिखेंगे? जब आपको पता होगा कि यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। आपको ये दोनों बात पता होंगे तब आप इसका संदर्भ लिख देंगे। फिर आ गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से यह किस दीपक की ज्योत है से लेकर के एकाग्र जीवन की यहाँ तक रेखांकित किया गया है, तो आपको इसकी व्याख्या करना होगा दूसरे वाले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है गद्यांश का जो उद्देश्य है आपको उसको स्पष्ट करना है, यानी गद्यांश का जो उद्देश्य है, गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या उद्देश्य प्रकट कर रहा है, तो आपको उसको लिखना है। तो उस पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? इसका तो उत्तर यहाँ पर आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कौन सी ज्योति है जो विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए 2। इसका ये हो गए 4 दूनी 8। अब लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है? इसका उत्तर भी आप लिखेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न 2 नंबर के हैं, तो आपका 10 नंबर मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए ये वाला नहीं आ रहा है तो इसके बाद एक अलग से उदाहरण दिया गया है अथवा। आप इस गद्यांश का भी आप 5 प्रश्न का उत्तर देकर के 10 नंबर मिल सकता है। आपको पहला नहीं आ रहा तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। अथवा में दिया गया है कि अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के
सुंदरियों के आसे जानकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णवसंत के रूप में झूलता था। चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन के क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त की में सीता का भ्रम पैदा करता था, और वह मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। यह अशोक के फूल जो चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वहाँ से लिया गया है। तो आप इसके भी 5 प्रश्न हैं, आप पाँचों का उत्तर दे दीजिएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया, अशोक के फूल के आने के संबंध में लेखक के विचार क्या हैं, और अगला यह आश्चर्यजनकारी तथा कर्णावतंस का अर्थ बताइए। ये देखिए बहुत बड़ी से कर्णावतंस है, उसके बाद है आसीन्न जनककारी, इन दोनों का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये 5 प्रश्न हैं। आप इन पाँचों का भी उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 की तरफ। प्रश्नोत्तर 4 जो है ये भी है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, सभी 2 नंबर के रहेंगे और आपको मिलेंगे 10 नंबर। पद्यांश को पढ़िएगा। जैसे ये पद्यांश है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम यस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावे के संस्कृति समाधीन। ये है बापू जी की देन या गांधी जी की देन करके चैप्टर है, उसमें का है। तो इसके सामने आपको 5 प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिएगा कि इस पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है इसको, कौन सी हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, और गांधी जी के आदर्शों भविष्य में किस खड़ा होना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 4 के लिए। अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो आप 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस वाले पद्यांश का जो पद्यांश है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता नहीं तू हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो आप इस पद्यांश का संदर्भ सहित आप इस पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। कवि ने वैज्ञानिक युग में मानव को क्या चेतावनी दी है, कवि ने तलवार किसे कहा है, और प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिएगा। तो चाहे आप इस पद्यांश का अर्थ लिखें, चाहे आप इसके ऊपर वाले पद्यांश का अर्थ लिखें, आपको मिलेंगे 5 दूनी 10 नंबर। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिएगा। आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो शब्द सीमा है वह अधिकतम 80 शब्द होनी चाहिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर। 3 नंबर मिलेंगे आपको जीवन परिचय साहित्यिक और परिचय पर, जो 2 नंबर है ये मिलता है आपको जो आप रचना लिखते हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर मिलेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है, हरिशंकर परसाई का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन तीनों में से आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख करके 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको सभी लेखक और जो कवि हैं सभी का साहित्यिक परिचय हमने पढ़ाया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप जा कर के प्लेलिस्ट में सभी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाकर याद भी कर सकते हैं। फिर आता है खंड खा। इसी में खंड खा आता है जिसमें कहा जाता है कि एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, उसके लिए भी 5 नंबर मिलते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे, इन 3 में से आप किसी का लिखिएगा जीवन परिचय, 5 नंबर पा जाइएगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 6 कहता है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये भी 80 शब्द है। 80 शब्द का मतलब होता है आप 1 से लेकर के
1.5 पेज तक ही आपको लिखना रहता है। 1 पेज लिखें चाहे 1.5 पेज लिखें, आपका 80 शब्द हो जाता है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। अगर आप पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु नहीं जानते हैं तो भी अथवा लिखा है। अथवा में आप लाठी जो कहानी है उसका लिख सकते हैं, नहीं तो आप बहादुर कहानी इनकी समीक्षा लिख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 6 में आपके पास इतने विकल्प हैं कि आप जो चाहें सो करें। 5 नंबर आपको यहाँ पर जान लीजिए प्रकार से फ्री का मिल सकता है। आप पंचलाइट कहानी पढ़े हैं तो उसको लिख दीजिए, नहीं तो लाठी लिख दीजिए, नहीं तो आप बहादुर लीजिए। तीनों में से कोई एक लिखेंगे और आपको 5 नंबर मिलेगा तड़ाक से। अब आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 अंक का। कहने मतलब है जो आपने खंड काव्य पढ़ा है उसमें आप एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर है आपके सामने आपके जो जिले में खंड काव्य चल रहा होगा, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए। जैसे जिस जिले के हम हैं, हमारे यहाँ जो चलता है वह चलता है त्यागपथी। तो हमारे यहाँ जो त्यागपथी चलता है तो त्यागपथी खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेगा। आप जिस जिले में हैं, आपके यहाँ जो खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य की कहानी और उसमें जो कैरेक्टर हैं, उसके जो नायक वगैरह हैं, उनका चरित्र चित्रण आप जरूर याद कीजिएगा। अब इस प्रकार से खंड का खत्म हुआ। अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा का हमारा खंड खा स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर नंबर 8 से। प्रश्नोत्तर नंबर 8 जो हमारा है, यहाँ से संस्कृत वाला पोर्शन स्टार्ट है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर अनुवाद के। इस प्रकार से मिलेंगे आपको 7 नंबर। तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ें, फिर उसको समझें किस चैप्टर से है, तो आप गद्यांश का संदर्भ लिख पाएंगे। जब संदर्भ लिख पाएंगे तो उसके बाद ही आप अनुवाद कर पाएंगे। 7 नंबर पाने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण जो आपका अनिवार्य संस्कृत उसको अच्छे से पढ़ना होगा। आप गद्यांश पढ़े। संस्कृतस्य साहित्य सरसं व्याकरणश्च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यश्च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थे यादृशं सत्प्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशं कश्चित् दन्यतं मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना साहित्यते वर्तते नान्यत्र तादृशी दयादानं शौचम् औदार्यम् अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। इस प्रकार से आप ये गद्यांश पढ़ेंगे और ये संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से लिया गया है और आप इसका संदर्भ और अनुवाद करके लिखेंगे तो 7 नंबर मिलेंगे। अगर ये वाला ना आए तो आप अथवा में ये वाला है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तायासन परमध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्मैत्री सहयोग कारणे विश्वबंधुश्च विश्वशान्तिश्च सावधाने सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री तत्काले चीन देशे सा भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता कृत्य एवाभवत् एतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। आप इसका भी आप चाहें तो अनुवाद कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको 5 2 7 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं खंड नंबर खा में। यहाँ पर गद्यांश था, अब आ जाता है पद्यांश है तो उसका पद्यांश या श्लोक, इसका आप संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे 7 नंबर का। 2 नंबर आपको संदर्भ पर, 5 नंबर अनुवाद पर। इस प्रकार से 7 नंबर मिलेंगे। तो आपका श्लोक है कि विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये आपका श्लोक है कि विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस
ये जो श्लोक है इसका आप संस्कृत में अनुवाद हिंदी में अनुवाद करेंगे और इसका आप संदर्भ लिखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। अगर आप इसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा लिख दीजिएगा, न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भ्रात्यभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। इन दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ से अनुवाद करेंगे तो आपको मिलेंगे बबुआ 7 नंबर। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्नोत्तर नंबर 9। ये कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर मिलेंगे आपको जो मुहावरे का अर्थ लेंगे उस पर, और 1 नंबर मिलेंगे जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे उस पर। तो इस प्रकार से 2 नंबर आपको पाना है। तो आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना होगा। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, ये 4 आपके सामने मुहावरे हैं। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख दीजिए और उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। जैसे तीसरा बता दें आपको, जैसे लिखना है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है कि अपना हित चाहना। जब आपका हित निकल जाएगा तो कोई आपका कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझसे अपने सारे काम करवा लिए, जब उसका उल्लू सीधा हो गया तो मुझे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मगर करने का मतलब होता है हिचकिचाना। तो किसी ने चोरी की है तो उससे कुछ पूछो तो अगर मगर कर रहा है। सूर्य को दीपक दिखाने का मतलब होता है किसी भारी चीज़ को छोटा चीज़ देना। जैसे सूर्य है, अब सूर्य को दीपक दिखाने का मतलब ये हुआ ना, सूर्य के पास इतनी रोशनी है, उसको दीपक दिखाने से क्या मतलब है। समुद्र में 1 लोटा जल डालने का क्या मतलब है। हवाई किले बनाने का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना गाँव में लंबे लंबे फेंकना। आपके पास हो कुछ ना लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, वही होता है हवाई किले बनाना। तो इस प्रकार से आप इसमें से किसी एक अर्थ लिखिएगा, वाक्य प्रयोग कीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 10 ये जान लीजिए, यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेंगे तो फ्री के मिलेंगे। इस अपठित गद्यांश को आप पढ़ेंगे, फिर आप इसका उत्तर इसी में से आप ढूंढ लेंगे। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन आया था कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए यह पता नहीं क्यों वे श्री निकेत के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय ले लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियाँ थीं और वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। तो ये आपका गद्यांश है। इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न का उत्तर देंगे तो 1, 2 और 2 कुल मिलाकर के 5 नंबर मिलेंगे। और ये जो 5 नंबर आपको मिलेंगे फ्री में मिलने वाले हैं। इन सब का उत्तर इसी में है। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए गया है। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों नहीं बनाया, गद्यांश में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी कि चक्करदार सीढ़ियाँ थी और वे वृद्ध थे। तो इस प्रकार से इसको आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये नायत अथवा में जो दूसरा है आप इसको पूरा पढ़ लें और इससे संबंधित जो 3 प्रश्न है आप इसका उत्तर दे दें तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करें। 1 नंबर मिलेगा इसका और इसका भी मिलेगा 1 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से सही जो युग्म है उसका उत्तर आपको देखना है। एक है अविराम और एक है अभिराम। तो इसका आपको मिलान करना है। लगातार और सुंदर, सहारा कोमल, किया हुआ पूर्ण, कुरूप या लगातार। तो अविराम और अभिराम इन दोनों का आप जो इसमें से सही होगा आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है भवन और भुवन। भवन और भुवन, तो भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ होता है संसार। तो ये पहले मिल गया। इसी प्रकार से ऊपर वाला जो है इसमें भी आप ढूंढ लीजिएगा अविराम और अभिराम का क्या मतलब होता है। अविराम का मतलब होता है कि जो विराम ना करे यानी लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो इसका भी पहला वाला सही है। ठीक है। अब आते हैं
इसी खंड में जो खा वाला ऑप्शन है उसमें खा में है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। आप वायु के दो अर्थ लिख सकते हैं, मित्र के दो अर्थ लिख सकते हैं, राजा के दो अर्थ या लक्ष्य के, चारों में से किसी एक का आप दो अर्थ लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है कम बोलने वाला। कम बोलने वालों को आप क्या कहेंगे? कंजूस तो नहीं कहेंगे, जो कम रुपया खर्चा करे वह कंजूस है। जिसके बाद कुछ ना हो वह किंचन है। तो जो मितभाषी है उसी को कहते हैं कम बोलने वाला, जिसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कम बोलने वाला मितभाषी। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो भैया तो पंकज है, यानी कि एक प्रकार से कमल है जो कीचड़ से उत्पन्न हो। अब घा पे आते हैं। घा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। भैया आपके पास 4 ऑप्शन 4 हैं, 4 वाक्य, इसमें से आपको 2 शुद्ध करना है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इसमें जो अशुद्धि हो आप उसको लिख सकते हैं। अगला है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। होना चाहिए कि अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, गलत है, तुम मुझे पुस्तक दे दो, ये शुद्ध होगा। हम पहाड़ में सैर करने गए थे। हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे ना, पहाड़ में क्या वो पानी थोड़ी ना है कि पहाड़ के अंदर हलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 को शुद्ध कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। 2 नंबर मिलेंगे इसमें भी आपको, चाहे आप करुण रस और चाहे आप शांत रस। इसका परिभाषा और उदाहरण लिखते हुए स्पष्टीकरण कीजिएगा। हमने रस, छंद और अलंकार इसकी वीडियो बनाई है, आप जा कर के देखिएगा। तो 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रस, छंद, अलंकार वाले, उसमें सभी रस पढ़ाए हैं, छंद भी पढ़ाए हैं, अलंकार भी पढ़ाए हैं। तो यहाँ से आप किसी एक रस को लिखेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार में से कोई एक लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और चौपाई अथवा दोहा लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर आपको मिलेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12 में। अब आता है प्रश्नोत्तर नंबर 13। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। यानी कि जो आपके टीटी महोदय हैं वो आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उत्तर मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं आप उनको एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखना है, अधिकतम शब्द कितना होना चाहिए? 225 शब्दों की, 250 शब्दों की समय सीमा इस पर है। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी को पत्र कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा कि पत्र कैसे लिखें दीपांशु क्लासेस, या फिर आप कक्षा 12 प्लेलिस्ट में जाएंगे जो हमने बनाई है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है पत्र। अथवा अगर पत्र न लिख पाएँ तो अपने जन्मदिन पर अपने मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिख दीजिए, अगर उनको न लिख पाएँ टीटी महोदय वाला। तो इस प्रकार से कोई एक करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 13 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का। 2 + 7 = 9। 2 नंबर मिलता है आपको रूपरेखा का, 7 नंबर मिलता है आपको निबंध का। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर का 9 नंबर हुआ। आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शन और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। ये 5 जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आप 5 में 3 तो याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में भी 1 आ जाएगा। और लिखना कितने शब्दों में है तो इसमें शब्द सीमा नहीं दी गई है, 9 नंबर का है। तो कम से कम कुछ ना हो तो आप 4 पेज तो लिखेंगे ही। तो इस प्रकार से ये वाला जो पेपर है एक समाप्त होता है। ये मैंने आपको केवल पेपर दिखाया है। इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में जब पेपर पाएंगे तो इतने प्रश्न इतने नंबर के आएंगे। मैंने पहले आपको बताया, तो आपके दिमाग में ये रहेगा हमको कैसे कैसे करना है। अब आप अपना दिमाग लगाकर सेट कर लीजिए कि हमको इतना लंबा चौड़ा पेपर 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व भी कर लेना है। ठीक है,
तो 15 मिनट छोड़िए, केवल आपको 3 घंटे में लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, कितना लिखेंगे, किस प्रश्न पर कितना समय देंगे, इसका अभ्यास आप कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे भी कि कॉपी आप कैसे लिखेंगे, जीवन परिचय कितने शब्द में, निबंध कितने शब्द में, इन सब की वीडियो हम लेकर आएंगे। कॉपी में खुद से लिखूंगा, फिर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और उसको चेक भी करके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लिखेंगे कि आप 98 नंबर प्लस पाने का अपने मन में सपना ले सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आज आप इस वीडियो में कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे थे या कितने प्रश्न आपको इसमें ऐसे थे जिनका आप उत्तर जानते थे। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर भी बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार से हंसने वाली इमोजी बना देते हैं। ऐसे खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और फिर मुलाकात किया जाएगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल।